तो आज लेकर आए हैं हिस्ट्री में, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल से लेकर यानी 1773 से लेकर लगभग 1950 तक जितने भी गवर्नर जनरल या वायसराय या भारत के गवर्नर जनरल आए, पूरा पढ़ेंगे, एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और यहाँ से बारिंग हेस्टिंगस से लेकर श्री राजगोपालाचारी तक पढ़ेंगे, जो कि भारतीय गवर्नर जनरल बने थे और अंतिम में थे। तो बारिंग हेस्टिंगस से लेकर टोटल पढ़ेंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर रहिएगा और पूरा देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन ऐसे नहीं होता है जब तक आप उसे आदत नहीं बनाइएगा। रटिए नहीं, आदत बनाइए। आदत के मतलब होता है कि बार बार पढ़ाई करना, यानी कि एक चीज़ को अगर बार बार आप पढ़ाई करिएगा या बार बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपको क्या होगा, आदत हो जाएगा उस नाम से। जैसे बारेन हेस्टिंगस का नाम तो आपको याद है, लेकिन बारेन हेस्टिंगस के बारे में बहुत कम याद रहता है। बारे में तो मिनटों के बारे में तो सीक्वेंस के साथ, यानी कि किसके बाद कौन आया, कितना ईस्वी में क्या हुआ, आपको रिलेटेड करते चलेंगे और भारतीय इतिहास से भी रिलेटेड करते चलेंगे, जिससे आपको याद रहेगा कि किसके समय में कौन आया था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को हो सके तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप शेयर कर दीजिएगा तो हमें मोटिवेट मिलेगा। आपको इसी तरह से वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो ये मास्टर वीडियो होने वाला है, जिसमें आपको बंगाल के गवर्नर जनरल से लेकर भारतीय गवर्नर जनरल के तक पढ़ेंगे, यानी 1773 से 1950 तक पढ़ेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बारेन हेस्टिंगस के बारे में। तो बारेन हेस्टिंगस का शासनकाल कब से कब था, तो 1773 से 1785 तक था। बारेन हेस्टिंगस का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1773 से 1785 तक था। तो ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, तो बारेन हेस्टिंगस। एक आएगा लॉर्ड हेस्टिंगस और ये है बारेन हेस्टिंगस। तो आगे जैसे जैसे आएगा आपको बताएंगे कि कहाँ पर बारेन हेस्टिंगस आया था और कितना समय में लॉर्ड हेस्टिंगस आया था। तो चलिए, पहला है कि बारेन हेस्टिंगस के समय क्या क्या हुआ था। तो जैसे 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। किसके शासनकाल में, तो बारेन हेस्टिंगस के शासनकाल में। उसके बाद देखिए, बंगाल में द्वैध शासन का अंत हुआ था। बंगाल में द्वैध शासन का अंत हुआ था बारेन हेस्टिंगस के समय में। उसके बाद देखिए, घेरे की नीति, जिसे रिंग फेंस नीति भी कहते हैं, ये बारेन हेस्टिंगस से संबंधित है। याद रखिएगा कि घेरे की नीति किससे संबंधित है, तो बारेन हेस्टिंगस से संबंधित है। उसके बाद देखिए कि राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या का आरोप बारेन हेस्टिंगस पर लगाया गया था। पूछता है कि बारेन हेस्टिंगस पर किसकी हत्या का आरोप लगाया गया था, तो वह राजा नंद कुमार का हत्या का आरोप लगा था। किस पर, तो बारेन हेस्टिंगस पर। उसके बाद देखिए कि वर्ष 1781 में बनारस के राजा चैत सिंह द्वारा बारेन हेस्टिंगस को गिरफ्तार किया गया था। कहा कि वर्ष 1781 में बनारस के राजा चैत सिंह द्वारा बारेन हेस्टिंगस को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद देखिए कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसका स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था, तो बारेन हेस्टिंगस के। क्योंकि हम बारेन हेस्टिंगस के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका शासनकाल कब से कब था, तो शासनकाल अभी बताए थे 73 से 85 के बीच। कब था, 73 से 85, 1773 से 1785 के बीच में किसका शासनकाल था, तो बारेन हेस्टिंगस का। उसके बाद देखिए, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, तो 1784 में हुआ था। किसके समय में, तो बारेन हेस्टिंगस के समय में। तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था, तो 1784 में। इसी के समय फिर हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से 82 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय हुआ था, तो 1780 से 84 के बीच में। और उसके बाद सलवाई की संधि भी इसी के समय हुआ था, 1782 में। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को याद रखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और सलवाई की संधि किसके शासनकाल में हुआ था, तो बारेन हेस्टिंगस के समय में। उसके बाद देखिए कि 1776 ईस्वी में हिंदू विधि की प्रमुख पुस्तक मनु स्मृति का अनुवाद जो हुआ था, किसमें हुआ था, तो वह हुआ था ए कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से हुआ था। उसी के समय यानी बारेन हेस्टिंगस के समय ही चार्ल्स विलिंगसन द्वारा भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। कब किया गया था, तो 1785 ईस्वी में। और इसी के समय अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास की नाटक का रचना है, इसका भी अंग्रेजी में अनुवाद हुआ बारेन हेस्टिंगस के समय। उसके बाद देखिए कि ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला था, किसके समय में, तो बारेन हेस्टिंगस के समय में। उसके बाद चला था कि ईस्ट इंडिया एक्ट आया था। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में जो आया था, किसके समय में आया था, तो वह आया था बारेन हेस्टिंगस के समय में। उसके बाद भारत में न्यायिक सेवा का जनक भी किसको कहा जाता है, तो यह बारेन हेस्टिंगस को कहा जाता है। तो बारेन हेस्टिंगस का शासनकाल कब से कब था, तो 1773 से 1785 तक। कब से था, तो 1773 से 1785। तो बारेन हेस्टिंगस के बारे में देख लिए। उसके बाद देखिए, बारेन हेस्टिंगस के बाद कौन आया, तो आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था।
और लॉर्ड कॉर्नवालिस आने के, यानी कि देखिए कि 1773 से 85 तक कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। लेकिन 85 से 86 बीच में कोई आया होगा तो इसमें नहीं दिया था, बीच में कौन आया था, तो मैकफर्सन आया था। कौन आया था, मैकफर्सन आया था, फर्सन आया था। कब, इसका शासनकाल कब से कब था, तो 1785 से 1786 के बीच में था। तो इसने क्या किया था, तो अस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त किया था, अस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। तो मैकफर्सन से एक ही रहता है कि किसने अस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त किया था, तो वह किया था मैकफर्सन, यानी सर जॉन मैकफर्सन, याद रखेगा। इसके बाद कौन आया, तो वह आया कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का शासनकाल कब से था, तो 1786 से 1793 ईस्वी में। तो एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखते चलिए और माइंड में बैठाते चलिए। उसके बाद एक बार नहीं दोबारा देखिएगा तो आपको और समझ में आएगा, और जाकर बुक में भी देखिएगा तो वहाँ से कुछ और समझ में आएगा, क्योंकि किसी चीज़ को बार बार देखने से वह भूलते नहीं हैं। तो आगे देखिए कि कॉर्नवालिस के समय यानी शासनकाल कब से कब, 1786 से 93, इसको याद रखिएगा, 1786 से 93 में। तो इसमें क्या क्या हुआ था, तो अपीलीय न्यायालय और निम्न स्तरीय न्यायालय की स्थापना हुआ था। अपीलीय न्यायालय की स्थापना और निम्न स्तरीय न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था, तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद वर्ष 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृति कॉलेज की स्थापना किया था। तो उसके बाद क्या हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था। और इसमें संधि कौन सा हुआ था, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान भाग लिया था। और ये कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, जो कब हुआ था, तो 1792 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ से इतना याद रखिएगा। तो कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त कब आया था, तो 1793। और सिविल सेवा की शुरुआत भी किसने किया था, तो कॉर्नवालिस ने किया था। ये सबसे ज़्यादा पूछता है कि सिविल सेवा का शुरुआत या सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो कॉर्नवालिस को माना जाता है। किसे माना जाता है, तो कॉर्नवालिस को माना जाता है, याद रखेगा। और उसके बाद देखिए कि 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ हो गया था, तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहेगा कि 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ हुआ था, तो गाजीपुर, ये क्वेश्चन पूछा है। और कहाँ हुआ था, गाजीपुर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में हुई थी। वहीं पर इसकी कब्र स्थित है। तो कॉर्नवालिस सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। और इसकी मृत्यु कब हुआ था, तो 5 अक्टूबर 1805 को हुआ था। उसके बाद देखिए कि राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को डिजाइन किया। कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। भारत में इसे प्रशासनिक सेवा का जनक भी कहा जाता है, किसको, कॉर्नवालिस को कहा जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया था। कॉर्नवालिस कोड लागू किया था कौन, तो कॉर्नवालिस किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस किया था। आगे है कि भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा का जनक भी किसे कहा जाता है, तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। तो सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है, जबकि प्रशासनिक सेवाओं का जनक भी कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और सिविल सेवाओं की शुरुआत भी कॉर्नवालिस को कहा जाता है, यानी जनक किसको कहा जाता है, तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। तो कॉर्नवालिस का शासनकाल देख लिए कब से कब था, तो 1786 से 1793 तक। कब से था, यानी 1786 से 1793 के बीच में था। उसके बाद देखिए इसके जाने के बाद कौन आया, तो सर जॉन सोर आया। कौन आया था, सर जॉन सोर आया था। इसका शासनकाल कब से था, तो 1793 से 1798 ईस्वी के बीच में था। 1793 से 1798 ईस्वी के बीच। ज़्यादा करके जो शासन किया हुआ 5-5 वर्ष, कोई इसमें 10 वर्ष किया था। तो सर जॉन सोर के समय क्या क्या हुआ था, तो 1793 ईस्वी में प्रथम चार्टर एक्ट पारित हुआ था। 1793 ईस्वी में प्रथम चार्टर एक्ट पारित हुआ था। उसके बाद हस्तक्षेप की नीति कौन लाया था, तो सर जॉन सोर लाया था। सर जॉन सोर ने हस्तक्षेप की नीति लाया था। उसके बाद खादरा का युद्ध भी 1795 में लड़ा गया था। तो 1795 में कौन था, तो सर जॉन सोर था। तो सर जॉन सोर के समय क्या क्या काम हुआ, तो 1793 ईस्वी में प्रथम चार्टर एक आया। उसके बाद हस्तक्षेप की नीति आया। और उसके बाद खादरा का युद्ध हुआ था 1795 ईस्वी में। और उसके बाद सर जॉन सोर के बाद कौन आया था, तो बेलेजली आया। कौन आया, बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली आया था। तो बेलेजली से याद रखिएगा, ये स्वयं को बंगाल का शेर कहा था। क्या कहा था, शेर कहा था। बंगाल का शेर किसने कहा था, तो लॉर्ड बेलेजली कहा था। इसका शासनकाल कब से कब था, तो 1798 से 1805 ईस्वी में। 1798 से 1805 ईस्वी में था। किसका, तो लॉर्ड बेलेजली का। और 1805 से याद रखिएगा कि 1805 में कॉर्नवालिस कुछ समय के लिए आया था। 1805 में कॉर्नवालिस जो आया था कुछ समय के लिए आया था, इसकी मृत्यु हो गया था। लगभग 4 से 5 महीने रहा था। तो वहाँ से भी देता है कि कॉर्नवालिस दोबारा कब आया था, तो 1805 में आया था। तो चलिए पढ़ते हैं कि बेलेजली के बारे में। बेलेजली के बारे में 1798 से 1805 तक इसका शासनकाल रहा था। इसे बंगाल का शेर कहा जाता है। बंगाल का शेर से याद रखिएगा कि बेलेजली का शासनकाल कब से कब, 1798 से 1805 ईस्वी में। आप ध्यान से देखिए, आपको याद हो जाएगा। वीडियो में अंत तक जरूर रहिएगा, तभी आपको याद होगा। क्योंकि आपको पहले ही बोले हैं कि क्वेश्चन को याद नहीं करना है, ये सिर्फ समझना है और इसको बार बार देखना है, जिससे आपको क्या होगा कि माइंड में बैठ जाएगा, जिससे आपको नाम इजीली याद हो जाएगा।
उसके बाद देखिए इसके समय में क्या क्या हुआ था, तो इसके समय में जो हुआ था सहायक संधि की शुरुआत हुआ था। सहायक संधि का शुरुआत या सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है, तो बेलेजली को कहा जाता है। कब, तो यह 1798 में हुआ था। तो जैसे कि हैदराबाद को कब किया था, ये सहायक संधि किया था, तो ये किया था 1798 से 1800 ईस्वी में। और मैसूर को कब मिलाया था, तो 1799 ईस्वी में। और तंजौर को 1799 में, यानी मैसूर और तंजौर को याद रखिएगा 1799 में। जबकि अवध को कब मिलाया था, तो 1801 ईस्वी में। पेशवा को कब मिलाया था, तो 1802 ईस्वी में। भोसले को कब मिला था, 1803 ईस्वी में। भोसले और बरार को याद रखिएगा, भोसले और बरार को 1803 ईस्वी में। जो फैक्ट इसमें नहीं दिया हुआ वो भी आपको हम ऐड करके बता रहे हैं, ताकि आपको एक ही वीडियो में पूरा कवर हो जाए। उसके बाद देखिए सिंधिया को कब किया था, तो 1804 ईस्वी में। सिंधिया को कब सहायक संधि से मिलाया था, तो 1804 ईस्वी में। उसके बाद देखिए जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर के साथ भी सहायक संधि किया था। इसमें से एक पूछता है कि इंदौर के होलकर जो था ये सहायक संधि नहीं स्वीकार किया था। कौन, इंदौर के होलकर। तो इसमें पूछेगा, ऑप्शन दे देगा 4 और पूछेगा इनमें से किसने सहायक संधि नहीं स्वीकार किया था, तो वह क्या था, इंदौर के होलकर नहीं स्वीकार किया था। उसके बाद देखिए इसके शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ था, तो वह हुआ था लॉर्ड बेलेजली के समय में। किसके समय में, लॉर्ड बेलेजली के समय में। कब हुआ था, 1799 में। तो ये चतुर्थ युद्ध जो हुआ था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये अंतिम युद्ध था। क्या था, अंतिम युद्ध था। इसमें क्या होता, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था। क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। तो चतुर्थ युद्ध में 1799 में क्या हुआ था, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था। किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये सब हुआ था लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में हुआ था। एवं बस्सीन की संधि 1802 में हुआ था। बस्सीन की संधि और पेशवा की संधि ये सब कब हुआ था, तो 1802 में। पेशवा को ऐसे पूछेगा सहायक संधि से, या फिर पूछेगा बस्सीन का संधि, तो 1802 में हुआ था। यहाँ से याद रखेगा। उसके बाद देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो 1803 से 5 में हुआ था। 1803 से 5 में हुआ था। कौन था, यानी लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था, तो 1803 से 5 के बीच में हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1799 में। किसके समय में, लॉर्ड बेलेजली के समय में। उसके बाद देखिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था, तो वह भी लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद देखिए कि ये स्वयं को बंगाल का शेर बोला था। कौन बोला था, तो लॉर्ड बेलेजली। इसका शासनकाल कब से कब था, तो ये इसका शासनकाल 1798 से 1805 तक था। याद रखिएगा यहाँ से। उसके बाद देखिए ये स्वयं को बंगाल का शेर बोला था। और कर्नवालिस दोबारा आया था। आपको बताए थे कि कर्नवालिस दोबारा आया था, तो ये 1805 में आया था। कर्नवालिस जो दोबारा आया था ये कब आया था, तो 1805 में। पहली बार कब आया था, तो आपको बताए थे, तो 1786 से 1793 के बीच आया था। ये पहली बार आया था। कौन, कर्नवालिस। दूसरी बार कब आया, 1805 में आया। ये लगभग 4 से 6 महीना रहा था। यह शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद देखिए 1805 तक तो पढ़ लिए। 1805 के बाद कौन आया, तो 1805 के बाद आया सर जॉर्ज बारले आया था। कौन आया था, बारले आया था। बारले से याद रखिएगा कि कब आया था, 1805 से 7 के बीच। तो ये कार्यवाहक गवर्नर था। और अपने यानी इसके समय में क्या हुआ था, तो अपने जुनून एवं नीतिगत फैसले के कारण ब्रिटिश क्षेत्र एवं अर्थव्यवस्था को छोटा कर दिया था। कौन किया था, तो सर जॉर्ज बारले किया था। तो पूछेगा कि ब्रिटिश क्षेत्र एवं अर्थव्यवस्था को छोटा करने वाला कौन सा गवर्नर था, तो वह था सर जॉर्ज बारले था, जो जिसका शासनकाल 1805 से 1807 ईस्वी तक था। और इसके शासनकाल में क्या हुआ था, तो 1806 में बेलौर की सिपाही विद्रोह हुआ था। बेलौर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 1806 में। किसके शासनकाल में, तो वह हुआ था सर जॉर्ज बारले के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद देखिए कि कौन आया था, लॉर्ड मिंटो आया था। मिंटो से याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो कब आया था, 1807 से 1813 ईस्वी में। 1807 से 1813 ईस्वी में आया था। तो इसके समय में क्या क्या हुआ था, तो 1809 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुआ था। कब हुआ था, तो 1809 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1809 ईस्वी में। तो इसे याद रखिएगा, 1809 ईस्वी में 25 अप्रैल, ये छोटा डेट भी पूछ देता था। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुआ था। किसके बीच, अंग्रेज के बीच हुआ था। अंग्रेज की तरफ से कौन था, तो मेटकॉफ था, चार्ल्स मेटकॉफ था। सहायक संधि में जो हुआ था अमृतसर की संधि, इसमें अंग्रेज की तरफ से कौन था, तो चार्ल्स मेटकॉफ था। उसके बाद इसके शासनकाल में क्या हुआ था, तो 1813 ईस्वी में द्वितीय चार्टर एक्ट आया था। 1813 में द्वितीय चार्टर एक्ट आया था। किसके समय में, लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में आया था। प्रथम लगा हुआ है, यानी लॉर्ड मिंटो भी आएगा, द्वितीय भी आएगा, तो याद रखिएगा। तो इसका शासनकाल कब से कब था, 1807 से 1813 ईस्वी में। उसके बाद देखिए 1813 तक पढ़ लिए। 1813 से 23 या 10 बरस तक किया था। तो कौन किया था, तो लॉर्ड हेस्टिंगस। इससे पहले क्या पढ़े थे, तो वारेन हेस्टिंगस का शासनकाल कब से कब था, तो वह था 1774 से 1785 तक। 1774 से 85 तक याद रखेगा। यह पहली बार वारेन हेस्टिंगस, इसमें वारेन लगे रहेगा, वारेन हेस्टिंगस। जबकि लॉर्ड हेस्टिंगस का शासनकाल 1813 से 23, ये 10 वर्ष तक था। इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ था, तो वह हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो यह 1817 से 1818 में हुआ था। इसके बाद हस्तक्षेप की नीति लाया था। किसने, तो
हेस्टिंगस ने। किसने लाया था? हेस्टिंगस ने। और उसके बाद देखिए कि 1818 ईस्वी में पेशवा पद की समाप्त कर दिया था। कौन किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंगस किया था। लॉर्ड हेस्टिंगस ने पेशवा पद की समाप्ति कर दिया था। उसके बाद देखिए कि आंग्ल नेपाल युद्ध, ये 1814 से 16 ईस्वी में हुआ था। 1814 से 16 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? संगौली की संधि हुआ था। क्या हुआ था? संगौली की संधि हुआ था। किसके बीच? तो अंग्रेज के बीच और गोरखा के बीच। किसके बीच? गोरखा के बीच हुआ था। तो संगौली की संधि हुआ था। कब हुआ था? तो 1816 ईस्वी में। और उसके बाद देखिए कि इसके समय में क्या हुआ था? तो बम्बई एवं मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था आया था। तो रैयतवाड़ी याद रखेगा। एक था रैयतवाड़ी, दूसरा था महलवाड़ी, तीसरा था जमींदारी। ये तीन था। तो रैयतवाड़ी में कितना वसूला जाता? तो 51%। और महलवाड़ी में कितना? महलवाड़ी में 30%, जबकि जमींदारी में वसूला जाता था 19%। याद रखेगा तीनों। तो रैयतवाड़ी में 51%, महलवाड़ी में 30%, जमींदारी में 19%। तो बम्बई एवं मद्रास रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने किया था? तो टॉमस मुनरो ने लागू किया था। किसने किया था? टॉमस मुनरो ने लागू किया था। कब? 1820 ईस्वी में। उसके बाद देखिए अवध एवं उत्तरी पश्चिमी राज्यों में प्रांतों में महलवाड़ी व्यवस्था का लागू हुआ था। तो कब हुआ था? तो अवध वाला हुआ था, तो यह हुआ था लगभग 1822 में। कब हुआ था? 1822 में। याद रखेगा 1822 में हुआ था। ये किसने किया था? तो हॉट मैकेंजी ने किया था। मैकेंजी ने किया था। जबकि रैयतवाड़ी मुनरो ने और महलवाड़ी मैकेंजी ने किया था। यहाँ से याद रखेगा। उसके बाद इसके शासनकाल में सर्वोच्चता की नीति हुआ था। सर्वोच्चता की नीति आरंभ हुआ था। किसके शासनकाल में? तो वह हुआ था लॉर्ड हेस्टिंगस के शासन काल में हुआ था। किसके? लॉर्ड हेस्टिंगस के शासनकाल में। इसका शासनकाल 1813 से 1823 ईस्वी तक था। उसके बाद देखिए लॉर्ड एमहर्स्ट का शासनकाल कब से कब? 1823 से 1828 ईस्वी तक। इसका शासनकाल में क्या हुआ था? तो 1824 से 26 ईस्वी में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। जबकि नेपाल युद्ध कब हुआ था? तो नेपाल युद्ध जो हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 ईस्वी में। किसके? तो लॉर्ड हेस्टिंगस के समय, जबकि लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। कब हुआ था? तो 1824 से 26 ईस्वी में। उसके बाद हुआ था 1824 ईस्वी में सैन्य विद्रोह जो हुआ था। 1824 में सैन्य विद्रोह बैरकपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बैरकपुर में। किसके शासनकाल में? एमहर्स्ट के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेज के मध्य यामडू की संधि हुआ था। किसके शासनकाल में? एमहर्स्ट के शासनकाल में। एमहर्स्ट का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1823 से 1828 ईस्वी तक। उसके बाद देखिए लॉर्ड एडमस जो आया था 1823 में आया था। इसमें हुआ था, इसके शासनकाल में क्या हुआ था? तो ये ज़्यादा नहीं देता, तो इसको आज थोड़ा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। तो इसमें क्या हुआ था? तो यह स्थापना गवर्नर जनरल था। जबकि इसके समय में प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। प्रेस पर प्रतिबंध जो लगाया गया था वो किसके समय में लगाया गया था? वह लगाया था लॉर्ड एडम्स के समय में। उसके बाद देखिए कि भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त हो गया था। जैसे उसके बाद कौन आया? तो 28 के बाद आया लॉर्ड विलियम बेंटिंग आया। कौन आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग आया था। और इसका शासनकाल 1828 से 1835 ईस्वी तक था। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना। कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका शासनकाल 1828 से 1835 ईस्वी के बीच रहा था। और इसके समय क्या होता है? समाज सुधारक के नाम से इसे जाना जाता है। तो 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर रह चुका था। कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और सती प्रथा पर उन्मूलन किया था। तो किसके सहायता? तो राजा राम मोहन के राय के सहायता से। कब? 1829 में। और किस धारा के द्वारा? तो धारा 17 के द्वारा। याद रखिएगा धारा 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। इसके समय में 1833 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या किया गया था? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। उसके बाद देखिए कि इसके समय क्या हुआ था? तो इस प्रकार 1833 ईस्वी में भारत का प्रथम यानी पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बन गया था। विलियम बेंटिंग के कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। ठगी प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो बेंटिंग ने किया था। और किसकी सहायता से किया था? स्लीमैन की सहायता से किया था। ठगी प्रथा में किसकी पूजा करता था लोग? तो वह काली की पूजा करता था। याद रखिएगा। उसके बाद 1835 ईस्वी में बेंटिंग ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया था। बेंटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 ईस्वी में किया था। उसके बाद देखिए बेंटिंग ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कछार का साम्राज्य में विलय कर दिया था। बेंटिंग ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं मध्य कछार का साम्राज्य में विलय कर दिया था। किसने? बेंटिंग ने। आगे की मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। मैकाले की अनुशंसा पर इसने बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा बनाया था 1835 में। उसके बाद बेंटिंग ने भारतीय को उत्तरदायी पदों जिनमें सदर अमीन के पद से 700 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था पर नियुक्त किया था। किसने? बेंटिंग ने। उसके बाद 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा किसी भारतीय को धर्म, जाति, रंग, जन्म स्थान के आधार पर कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से रोकने पर प्रतिबंध लगाया था। किसने? तो बेंटिंग ने। तो बेंटिंग का शासनकाल कब से कब था? तो 1828 से 1835 ईस्वी तक था।
उसके बाद देखिए कौन आया, चार्ल्स मेटकॉफ आया था। कौन आया था, चार्ल्स मेटकॉफ आया था। तो चार्ल्स मेटकॉफ का शासनकाल कब से कब था, तो 1835 से 36 के बीच। 1835 से 36 के बीच किसका शासनकाल था, तो वह था लॉर्ड या चार्ल्स मेटकॉफ के शासनकाल था। इसके समय क्या हुआ था, तो 1835 में नहीं 1835 के प्रेस एक्ट के तहत समाचार पत्र पर लगी प्रतिबंध को हटा लिया था। इसीलिए चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछता है कि समाचार पत्र का मुक्तिदाता या प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। इसका शासनकाल 1835 से 36 के बीच में रहा था। 1835 से 36 के बीच में रहा था। उसके बाद कौन आया था, उसके बाद आया था लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड से याद रखिएगा 1836 से 42। 1836 से 42 तो 1836 से 42 किसका शासनकाल था, तो लॉर्ड ऑकलैंड का था। इसमें क्या हुआ था, तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय। कब हुआ था, 1839 से 42 ईस्वी में। उसके बाद देखिए शाह शुजा, रंजीत सिंह एवं अंग्रेज के मध्य त्रिपक्षीय संधि कब हुआ था, तो 1838 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में। उसके बाद देखिए 1839 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रैंक रोड की मरम्मत कराया था। किसने कराया था, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने कराया था। ग्रैंड ट्रैंक रोड का किसने बनाया था, तो शेरशाह सूरी ने। इसका नामकरण किसने किया था, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। यहाँ से रखेगा कि शेरशाह सूरी ग्रैंड ट्रैंक रोड बनवाया था। इसका मरम्मत और नामकरण किसने किया था, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। फिर इसके शासनकाल में क्या हुआ था, भारतीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद में प्रदान की गई थी। किसके समय में, तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। उसके बाद ऑकलैंड का समय शासनकाल कब से कब था, तो 1836 से 42 के बीच में याद रखेगा। 42 तक देख लिया। 42 के बाद कौन आएगा, तो लॉर्ड एलन बरो आएगा। कौन आएगा, लॉर्ड एलन बरो आएगा। एलन बरो का शासनकाल कब से था, तो 1842 से 44 ईस्वी तक। 1842 से 44 ईस्वी तक किसका शासनकाल था, तो एलन बरो का। इसमें क्या होता, तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त जो हुआ था किसके समय में हुआ था, तो एलन बरो के समय में हुआ था। जबकि सिंध को 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। किसको कहा गया था, तो एलन बरो को कहा गया था कि वह अफगानी तूफान की पूंछ कहा गया था। किसने बोला था, तो नेपियर ने कहा था। उसके बाद इसके शासनकाल में क्या था, 1843 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। दास प्रथा का उन्मूलन जो किया गया था किसके शासनकाल में, तो एलन बरो के शासनकाल में। कब किया गया था, तो 1843 एक्ट के द्वारा किया गया था। उसके बाद एलन बरो के कार्यकाल में कुशल आक्रमणकर्ता की नीति का आरंभ किया गया था। उसके बाद रविवार की छुट्टी सबसे ज़्यादा पूछता है कि रविवार की छुट्टी किसके समय किया गया था, तो वह एलन बरो के समय। कब किया गया था, 1843 ईस्वी में। दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था, तो 1843 ईस्वी में। और रविवार की छुट्टी भी 1843 में। तो यहाँ से रखिएगा याद कि रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुआ था, तो 1843 में। किसके शासनकाल में, तो एलन बरो के शासनकाल में। उसके बाद देखिए कौन आया, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग आया। कौन आया, लॉर्ड हार्डिंग आया। यहाँ से याद रखिएगा हार्डिंग 2 आया था, एक लॉर्ड हार्डिंग और हार्डिंग द्वितीय आया था अभी। तो लॉर्ड हार्डिंग से याद रखिएगा 1844 से 1848 में। इसके बाद कौन आएगा, डलहौजी आएगा। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय क्या क्या हुआ था, तो वह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1845 से 46 ईस्वी में हुआ था। हार्डिंग ने खोड़ जनजाति में प्रचलित नरबलि प्रथा का दमन करने के लिए कैंपबेल की नियुक्ति किया था। तो हार्डिंग ने खोंग जनजाति जो नरबलि प्रथा करता था, यानी नरबलि का बलि देता था, तो उसको खत्म करने यानी दमन करने के लिए कैंपबेल की नियुक्ति किया था। किसने, हार्डिंग ने। तो हार्डिंग से यही दो याद रखेगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और दूसरा खोंड जनजाति के लिए नरीबल प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। और इसका शासनकाल 1844 से 1848 ईस्वी में। उसके बाद देखिए लॉर्ड डलहौजी आया। कौन आया था, डलहौजी से याद रखिएगा। इसने रेल के बारे में, रेल से डलहौजी का नाम तो सबको याद होगा। तो डलहौजी से याद रखिएगा 48 से यानी 1848 से 56 के बीच में रहा था इसका शासनकाल। इसके समय में क्या क्या हुआ था, डलहौजी का वास्तविक नाम क्या था, तो डलहौजी का वास्तविक नाम जो था जेम्स एंड्रूज ब्राउन रेमजे था। आगे की द्वितीय, इसमें इसके शासनकाल में क्या हुआ था, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इसी के समय हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1848 से 49 ईस्वी में हुआ था। तो 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय हुआ था। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। जो कोहिनूर हीरा था महारानी विक्टोरिया के पास भेजा गया था किसके शासनकाल में, तो डलहौजी के शासनकाल में। कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला था, यानी सबसे पहले कहाँ से आया था, तो वह गोलकुंडा के खान से आया था, याद रखिएगा। कोहिनूर हीरा को सिंहासन में किसने जड़वाया था, तो वह किसने जड़वाया था, तो शाहजहां ने जड़वाया था अपने सिंहासन में, मयूर सिंहासन में। तो कोहिनूर हीरा से याद रखिएगा डलहौजी को। तो डलहौजी यानी कोहिनूर हीरा को महारानी विक्टोरिया को किसने दिया था, तो डलहौजी ने। डलहौजी का शासनकाल 48 से 56 यानी 1848 से 56 के बीच में रहा था। उसके बाद देखिए कि द्वितीय आंग्ल युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल युद्ध हुआ था किसके पश्चात हुआ था, 1852 के लोअर बर्मा पिगू को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। उसके बाद डलहौजी की ने 1850 ईस्वी में सिक्किम के राजा पर 2 डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सिक्किम का विलय कर लिया था। उसके बाद देखिए
व्यक्तिगत सिद्धांत का शुभारंभ किसने किया था? यह किया था डलहौजी ने, यानी हड़प नीति। तो सतारा को कब मिला था? तो सतारा को 1848 में किसने? डलहौजी क्या लाया था? तो हड़प नीति का लाया था। जैतपुर को और संबलपुर को 1849 में, जबकि वाघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 ईस्वी में। उसके बाद अवध को 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगा के, अवध को जो मिलाया था 1856 में, तो कुशासन का आरोप लगाकर इसे मिला लिया था। उसके बाद देखिए भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो वह डलहौजी को माना जाता है। और डलहौजी का शासनकाल बताए थे 1848 से 56, याद रखेगा। तो रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो डलहौजी को। और कब लाया था? तो 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच चलाया था। 34 किलोमीटर चला था, टोटल कितना? 34 किलोमीटर। और इसमें टोटल यात्री कितना बैठा था? सबसे पहले तो 400 यात्री बैठा था, याद रखेगा। पर रेल का परिचालन 1854 ईस्वी में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य दूसरी रेल चली थी। पहला रेल जो चला था 1853 में, लेकिन दूसरा रेल कब चला था? तो 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के मध्य दूसरी रेल चली थी। तो रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? डलहौजी को कहा जाता है। उसके बाद ये क्या लाया था? तो 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू किया था। किसने? तो यह किया था डलहौजी ने। कब किया था? 1853 में। उसके बाद 1852 ईस्वी में भूमि जागीर की जांच हेतु इमाम कमीशन का गठन किया था। इमाम कमीशन का गठन किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। कब किया था? 1852 में। और उसके शासनकाल में क्या हुआ था? भारत में पहली बार पीडब्ल्यूडी यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। तो पीडब्ल्यूडी क्या रहता है? तो यह रहता है रेलवे द्वारा जो जमीन उसके संरक्षण में रहता है। उसके बाद 1854 में भारत में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ किया। यानी डाक टिकट पूछेगा और तार सेवा पूछेगा, रेलवे का जनक पूछेगा, तो कौन हो जाएगा? डलहौजी हो जाएगा। उसके बाद 1854 में स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना किया था। तो लोक सेवा विभाग का भी स्थापना किसने किया था? तो डलहौजी ने। कब? 1854 में। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? तो शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी जो बनाया था डलहौजी ने। उसके बाद 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड के शिक्षा संबंधित डिस्पैच की शुरुआत किया था। यानी वुड डिस्पैच जो लाया था किसने लाया था? तो वह लाया था डलहौजी ने। कब? 1854 में। उसके बाद देखिए, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी के बाद क्या हुआ था? तो 1857 जो संतावन का क्रांति हुआ था, 1857 का क्रांति हुआ था। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल चल रहा था, उसे क्या कर दिया गया? तो भारत का वायसराय कर दिया गया। तो भारत के वायसराय कब से हो गया? तो 1856 से 58 था लॉर्ड कैनिंग, और उसके बाद 1858 से 62 भी कौन रहा? तो लॉर्ड कैनिंग रहा था। 1858 से 62 में यह क्या रहा? भारत के वायसराय रहा। जबकि 1856 से 58 के बीच में यह क्या रहा? तो यह रहा गवर्नर जनरल, यानी भारत का गवर्नर जनरल। यानी इसी के समय क्या कर दिया गया था? तो भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय यानी भारत के वायसराय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। तो चलिए देखते हैं लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कब से कब था। तो अगर पूछेगा तो 1856 से सीधे 62 हो जाएगा, लेकिन दो चरण में था। यानी 1856 से 1858 ईस्वी के बीच यह भारत का गवर्नर जनरल बना रहा। उसके बाद 1858 से 62 के बीच यह भारत का प्रथम वायसराय बना। यानी कि पूछेगा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। और भारत के प्रथम वायसराय कौन बना? तो यह भी लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। तो इसका शासनकाल देख लिया 1856 से 58, उसके बाद 58 से 62 चला। इसके समय क्या क्या हुआ? तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, जो 1857 का क्रांति जो हुआ था, इसी के समय हुआ था। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। उसके बाद देखिए 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। किसके समय? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। उसके बाद देखिए कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था इसको समाप्त कर क्या कर दिया गया था? तो ये महारानी विक्टोरिया के हाथ में दे दिया गया था। आगे की विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ था। किसके समय में? तो वह हुआ था कैनिंग के समय में। उसके बाद बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना, महालेख परीक्षक यानी परीक्षक पद का गठन हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय। यह 1862 में हुआ था। कब हुआ था? 1862 में। उसके बाद देखिए 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था। 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था। जबकि 1 नवंबर 1858, ये छोटा डेट याद रखिएगा, 1 नवंबर 1858 ईस्वी में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कैनिंग द्वारा इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। कहाँ पढ़ा गया था? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। उसके बाद कंपनी शासन की समिति एवं ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष नियंत्रित हुआ था। और उसके बाद फरवरी 1860 में भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फरवरी 1860 में भारत का पहला बजट जो किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब? 1860 में। उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ था। कब हुआ था? तो 1861 में। और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। किसके शासनकाल में? तो वह भी किया गया था कैनिंग के शासनकाल में कर दिया गया था, याद रखेगा। उसके बाद मैकाले द्वारा प्रारूपित भारतीय दंड संहिता यानी 1860 ईस्वी तथा अपराध विधान संहिता 1861 ईस्वी को लागू किया गया था।
उसके बाद क्या आया था, तो राज विलय नीति यानी व्यक्तिगत नीति का परित्याग कर दिया गया था। किसके समय, तो कैनिंग के समय किया गया था। और जबकि हड़प नीति जो व्यक्तिगत सिद्धांत लाया था, कौन लाया था, तो डलहौजी लाया था। उसके बाद पोर्टफोलियो मंत्रिमंडलीय प्रणाली लागू किया गया था। किसके समय, कैनिंग के समय। उसके बाद सेना में रेजिमेंट व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। किसके समय, तो वह भी किया गया था कैनिंग के समय। उसके बाद प्रशासनिक पुनर्गठन भी किया गया था। किसके समय, लॉर्ड कैनिंग के समय। तो लॉर्ड कैनिंग के समय शासनकाल कब से कब था, तो 1856 से 1862 तक रहा था। उसके बाद कौन आया था, तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम आ गया था। कौन आया था, लॉर्ड एल्गिन प्रथम आया था। इसका शासनकाल 1862 से 63 में 1 साल का था। इसके समय क्या हुआ था, तो बहावी आंदोलन हुआ था। बहावी आंदोलन किसके समय हुआ था, एल्गिन प्रथम के समय हुआ था, यानी बहावी आंदोलन का दमन हुआ था। उसके बाद पश्चिमी चौहत्तर सीमांत प्रांत में कबालियों के दमन के लिए अम्ब्रेला अभियान चलाया गया था। उसके बाद 1863 ईस्वी में धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश में मृत्यु हो गया था। किसका, एल्गिन का हो गया था। उसके बाद कौन आया था, तो लॉरेंस आया था। लॉर्ड लॉरेंस आया था। इसका शासनकाल कब से कब था, तो 1864 से 1869 के बीच। लॉर्ड लॉरेंस का शासनकाल कब से कब था, तो 1864 से 1869 ईस्वी में। इसके समय क्या होता, तो 1865 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में ने भूटान पर आक्रमण किया था। भूटान पर आक्रमण किया था एवं भूटान को विलय कर लिया था। किसने, लॉरेंस ने, लॉर्ड लॉरेंस ने। उसके बाद देखिए अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे कुशल आक्रमणकर्ता के नाम से जाना जाता है। किसके समय, लॉरेंस के समय। उसके बाद 1865 ईस्वी में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुआ था। भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत कब हुआ था, 1865 में। किसके समय में, लॉरेंस के समय में। उसके बाद भूमि रक्षा कानून पारित हुआ। किसके समय, लॉरेंस के समय में। उसके बाद 1866 में उड़ीसा में तथा 1868 से 69 में बुंदेलखंड एवं राजपूताना में भीषण अकाल पड़ा, जिसे हेनरी कैम्पबेल के नेतृत्व में अकाल समिति का गठन किया गया था। कब, तो वह किया गया था 1866 में उड़ीसा में तथा 1868-69 में बुंदेलखंड। उसके बाद बड़ी मात्रा में रेलवे तथा नहरों का निर्माण हुआ था। किसके समय हुआ था, लॉरेंस के समय हुआ था। किसके समय हुआ था, लॉरेंस के, यानी सब बड़ी मात्रा में रेलवे का और नहरों का निर्माण हुआ था। किसके समय में हुआ था, तो वह हुआ था लॉरेंस के समय। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद आया था लॉर्ड मियो का शासनकाल 1869 से 1872 में था। 1869 से 1872 यानी 3 साल रहा था। इसमें क्या हुआ था, तो काठियावाड़ यानी जो गुजरात में राजकोट कॉलेज तथा भारतीय युवाओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देने हेतु अजमेर में मियो कॉलेज की स्थापना किया गया था। किसके समय, तो वह मियो के समय किया गया था। मियो कॉलेज मियो के समय किया गया था। फिर 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था। 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था। किसके समय, लॉर्ड मेयो के समय। उसके बाद 1865 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। 1865 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। किसके समय, लॉर्ड मेयो के समय। जबकि 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना किया गया था लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड मेयो का समय शासनकाल 1869 से 72 था। उसके बाद इसके शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था, 1872 में। प्रथम जनगणना पूछेगा तो लॉर्ड मेयो के समय हुआ था 1872 में। उसके बाद 8 फरवरी 1872 ईस्वी में एक अफगान शेर अली अफरीदी द्वारा पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी गई। यह भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में हुआ था। पूछेगा वह कौन सा वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में हुआ था, तो वह हो जाएगा लॉर्ड मेयो। उसके बाद कौन आया, तो लॉर्ड नॉर्थरबुक आया था। तो लॉर्ड नॉर्थरबुक का शासनकाल कब से कब था, 1872 से 76 के बीच में था। इसके शासनकाल में क्या होता है, 1872 ईस्वी में पंजाब में कुक्का आंदोलन हुआ था। कुक्का आंदोलन कहाँ से संबंधित है, पंजाब से। कब हुआ था, 1872 में। उसके बाद हुआ था 1873 ईस्वी में बिहार में भयानक अकाल पड़ा था। 1872 में बिहार में भयानक अकाल पड़ा था। किसके समय, तो लॉर्ड नॉर्थरबुक के समय पड़ा था। उसके बाद ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 में आया था, पारित करके बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। बाल विवाह पर प्रतिबंध कब लगाया था, तो 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट के द्वारा। इसके शासनकाल में, तो लॉर्ड नॉर्थरबुक के शासन काल में लगाया गया था। उसके बाद बड़ौदा के राजा महलराज और गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया था। उसके बाद यूरोप एवं एशिया के मध्य स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी। उसके बाद 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी और नॉर्थरबुक ने 10,000 रुपये का दान दिया था। कितना दिया था, 10,000 रुपये का दान दिया था। उसके बाद देखिए लॉर्ड नॉर्थरबुक ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाने तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। और इसके शासनकाल के बाद कौन आया था, लॉर्ड लिटन आया था। कौन आया था, लॉर्ड लिटन आया था। इसका शासनकाल 1876 से 1880 के बीच में रहा था। लॉर्ड लिटन का शासनकाल जो रहा था 1876 से 1880 के बीच में रहा था। इसके समय क्या हुआ था, यह प्रसिद्ध उपन्यासकारक और निबंध लेखक एवं साहित्यकारक था। कौन था, तो लॉर्ड लिटन था। और साहित्य जगत में यह ओवेम
मेरिडिथ नामक प्रसिद्ध हुआ था। उसके बाद देखिए 1876 से 80 के मध्य बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब एवं मध्य भारत में भयंकर अकाल पड़ा था। तो बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत में भयंकर अकाल किसके शासनकाल में पड़ा था? तो लॉर्ड लिटन के समय में। इसका शासनकाल 1876 से 80 के बीच में था। इसके शासनकाल में 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति किया गया था। उसके बाद राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 पारित कर 1 जनवरी 1877 को आयोजित दिल्ली दरबार में विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया था। उसके बाद देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये बार बार पूछता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में पारित हुआ था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाले वज्रपात कहा था। आकाश से होने वाले वज्रपात किसको कहा था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कहा था। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। उसके बाद देखिए पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया था, किसके शासनकाल में आया था? तो आया था लिटन के शासनकाल में। उसके बाद देखिए 80 तक देख लिए। 80 के बाद इसका और है कि और देखिए कि 1878 ईस्वी में भारतीय शास्त्र अधिनियम पारित हुआ था। 1878 ईस्वी में भारतीय शास्त्र अधिनियम पारित हुआ था। किसके समय? लिटन के समय। लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण की नीति अपनाई थी। उसके बाद देखिए द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो कब हुआ था? 1878 से 80 ईस्वी में हुआ था तथा वैधानिक जनपद सेवाओं का गठन 1878 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद देखिए सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से हटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। किसके समय? लॉर्ड लिटन के समय। उसके बाद देखिए लॉर्ड रिपन, कौन आया था? लॉर्ड रिपन 1880 से 84 ईस्वी में। तो ये भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल और वायसराय था। कौन? रिपन। उसके बाद देखिए कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दिया था। उसके बाद नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? तो वह हुआ था रिपन के समय। कब हुआ था? तो वह हुआ था 1881 ईस्वी में हुआ था। और प्रथम जनगणना पूछेगा तो मेयो के समय हुआ था, तो 1872 में हुआ था। लेकिन नियमित जनगणना कब से होने लगा? 1881 से शुरू हुआ था। किसके समय? रिपन के समय। उसके बाद स्थानीय स्वशासन संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ 1882 ईस्वी में। इसीलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। उसके बाद देखिए बिलियन हंटर की अध्यक्षता में 1882 ईस्वी में शिक्षा आयोग का गठन किया गया जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित रखता था। उसके बाद देखिए श्रमिकों की दशा में सुधार हेतु प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आया था। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में समाप्त कर दिया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो समाप्त कर दिया गया कब? 1882 में। नगर में नगरपालिका का गठन हुआ था। किसके समय हुआ था? तो वह हुआ था रिपन के समय। नगर में नगरपालिका का गठन रिपन के समय समाप्त हुआ था। उसके बाद देखिए 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीश द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रस्तावित इल्बर्टविल विवाद हुआ। यह श्वेत विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए इल्बर्टविल विवाद के कारण रिपन ने त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद देखिए द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हो गया था। और इसके शासनकाल में 1883 ईस्वी में स्ट्रेची आयोग की सिफारिश पर अकाल संहिता निर्मित किया गया था। उसके बाद रिपन के बाद कौन आया था? तो लॉर्ड डफरिन आया था। कौन आया था? लॉर्ड डफरिन। इसका शासनकाल 84 से 88 रहा था। इसके शासनकाल में क्या हुआ था? तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। 1885 से 86 ईस्वी में। बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। उसके बाद देखिए डफरिन के समय एओ हुम के द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। उसके बाद 1885 ईस्वी में बंगाल टेनेंसी एक्ट 1887 ईस्वी में पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था। बंगाल में टेनेंसी एक्ट जो पारित किया गया था 1885 में, जबकि पंजाब में टेनेंसी एक्ट जो पारित किया गया था 1887 में। किसके शासनकाल में? तो डफरिन के शासनकाल में। आगे की 1887 ईस्वी में डफरिन के कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। उसके बाद देखिए कौन आया? तो लेंसडाउन आया था। लॉर्ड लेंसडाउन आया था। इसका शासनकाल 1888 से 94 ईस्वी के बीच रहा था। इसमें क्या क्या हुआ था? 1889 ईस्वी में कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह को ब्रिटिश रेजिडेंस के प्रसिद्ध काउंसिलिंग ऑफ के पक्ष में राजगद्दी को परित्याग करने के लिए बाध्य किया था। उसके बाद 1889 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में दूसरी बार आगमन हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स का दूसरी बार आगमन कब हुआ था? 1889 में। उसके बाद 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। किसके समय? लेंसडाउन के समय। उसके बाद 1891 ईस्वी में एज ऑफ सेंट बिल पारित हुआ था। 1891 ईस्वी में मणिपुर के महाराजा व सेनापति के देश में निर्वासन कर दिया गया था। निदेश से निर्वासन यानी निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ था। उसके बाद देखिए 1893 ईस्वी में भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा निर्धारण हेतु डुरंड आयोग की स्थापना किया गया था।
किसके समय? लेंसडाउन के समय किया गया था। उसके बाद कौन आया था? लॉर्ड एलिगन द्वितीय आया था। लॉर्ड एलिगन द्वितीय आया था। कब आया था? तो 1894 से 99, 1894 से 99 तक इसका शासनकाल रहा था। इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ था? तो लॉर्ड एलिगन द्वितीय ने घोषणा की कि भारत को तलवार के बल पर विजित कर दिया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। किसने बोला था? तो लॉर्ड एलिगन द्वितीय बोला था। आगे की 1895 से 98 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयानक अकाल पड़ा था और इसके समय में 1857 ईस्वी में जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में अकाल आयोग की गठन किया गया था। उसके बाद 1857 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर में रामकृष्ण मिशन का और मठ का स्थापना किया गया था। किसके समय? तो वह किया गया था एलिगन द्वितीय के समय किया गया था। उसके बाद भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत हुआ था। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो एलिगन द्वितीय के समय। उसके बाद पूना में चापेकर बंधुओं द्वारा दामोदर हरि चापेकर एवं वासुदेव हरि चापेकर ने ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर WC रैंड की गोली मारकर भारत की प्रथम राजनीतिक हत्या किया गया था। किसको किया गया था? किसके समय किया गया था? तो वह किया गया था एलिगन द्वितीय के समय किया गया था। उसके बाद कौन आया था? लॉर्ड कर्जन आया था। कौन आया था? लॉर्ड कर्जन। इसका शासनकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक था। तो इसके समय क्या था? 1899 से 900 ईस्वी में अकाल पड़ा था और इसके समय सर एंटनी मैकडोनल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। 1899 ईस्वी में भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित करके पाउंड मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया गया था। जो पहले टंकन मुद्रा चल रहा था या टंकन और पत्र मुद्रा चल रहा था उसे पाउंड मुद्रा में परिवर्तित कर दिया था। किसके शासनकाल में? तो कर्जन के शासनकाल में। कर्जन के शासनकाल में 1899 ईस्वी में कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम बना था और 1901 ईस्वी में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति किया गया था। उसके बाद देखिए कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में गठित आयोग, जैसे कि 1900 ईस्वी में अकाल आयोग का गठन हुआ था कि इसका अध्यक्ष कौन था? मैकडोनल्ड था। उसके बाद देखिए 1901 में सिंचाई आयोग का गठन किया गया था और इसका अध्यक्ष कौन था? तो सर कॉलिन स्कॉट मॉनिक्रिक था। जबकि 1901 में रेलवे आयोग का गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन था? तो टॉमस रॉबर्टसन था। जबकि 1909 में पुलिस आयोग का गठन किया गया था और इसका अध्यक्ष कौन था? एंड्रूज फेजर था। जबकि 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन था? तो सर टॉमस रेले था। उसके बाद देखिए कि 1901 ईस्वी में सेनाध्यक्ष किंचर के आयोग में इम्पीरियल कैडेट कॉर्पस की स्थापना किया गया था। उसके बाद 1903 ईस्वी में पुलिस विभाग में CID की स्थापना किया गया था। उसके बाद 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित किया गया था। 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित किया गया था। उसके बाद 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित हुआ था। 1905 ईस्वी में पूसा बिहार कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना किया गया था। प्रत्येक प्रांत एवं केंद्र स्तर पर गुप्तचर विभाग की स्थापना किया गया था और कर्जन ने 1905 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना किया था। कर्जन ने 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना किया था और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। 1904 ईस्वी में तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन भेजा था। असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु क्वेटा में कॉलेज का स्थापना किया गया था। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना किया गया था कर्जन के समय। उसके बाद 19 जुलाई 1905 ईस्वी को कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की तथा सितंबर 1905 में ब्रिटिश साम्राज्य इसकी अस्वीकृति दी थी। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? कर्जन के समय। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। किंचर कर्जन विवाद से असंतुष्ट कर्जन ने अगस्त 1905 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद देखिए कर्जन ने 1903 ईस्वी में कहा था कि वायसराय पद से निवृत्ति होने पर कलकत्ता निगम का महापौर होना पसंद करेगा। उसके बाद देखिए द्वितीय मिंटो यानी लॉर्ड द्वितीय मिंटो, इसका शासनकाल 1905 से 1910 के बीच में रहा था। इसके समय क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो यह लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय हुआ था। और उसके बाद देखिए आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। उसके बाद 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडल के मध्य बैठक हुई थी। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। मार्ले मिंटो सुधार के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना हुआ था। किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय हुआ था। 1905 से 1910 तक किसका शासनकाल था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय का था। उसके बाद देखिए
इसके समय क्या हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुआ था। किसके समय? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। उसके बाद गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के सदस्य के रूप में MP सिन्हा की नियुक्ति हुआ था और 1 जुलाई 1909 में लंदन में क्रांतिकारी मदन लाल धिंगड़ा के कर्जन वैली की गोली मारकर हत्या कर दिया था। और 21 फरवरी 1913 को शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव लाया गया था। उसके बाद किसका शासनकाल आया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का। किसका आया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का। 1910 से 1916 ईस्वी के बीच इसका शासनकाल रहा। इसके समय क्या हुआ था? तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे और दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की तथा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। कब? 1911 में। किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। उसके बाद 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई और 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दिया गया था। बाल मुकुंद को फांसी की सजा किसमें दिया गया था? तो हुआ गया था लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका जाने के कारण। आगे की 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए। आगे की 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया था और 28 जुलाई 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। किसके समय? तो वह हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। उसके बाद देखिए फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया था। उसके बाद गांधी जी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए थे और 1915 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार के कुंभ में हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। किसके समय किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। उसके बाद 1915 ईस्वी में राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले एवं फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो गया था। कब हो गया था? तो 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की। और 1916 ईस्वी में वाराणसी में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। उसके बाद कौन आया? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड आया। कब? 1816 से 21 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इसके शासनकाल में क्या हुआ? तो तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा क्रमशः अप्रैल एवं सितंबर 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। किसके शासनकाल में? चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। उसके बाद इसके शासनकाल में क्या हुआ? 1916 ईस्वी में DK कर्वे द्वारा पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में एकीकरण हो गया था जो फूट पड़ा था 1907 में। उसके बाद देखिए 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग के साथ समझौता भी हो गया था। आगे 1917 ईस्वी में शिक्षा सुधार हेतु सैंडलर कमीशन की नियुक्ति किया गया था और ये सब किसके समय में हो रहा था? तो ये सब हो रहा था चेम्सफोर्ड के समय। किसके समय? चेम्सफोर्ड के समय हो रहा था। उसके बाद 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया गया था। किसके समय? तो वह चेम्सफोर्ड के समय किया गया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 और खेड़ा सत्याग्रह 1918 और अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में किया गया था। किसके समय किया गया था? तो चेम्सफोर्ड के समय किया गया था। उसके बाद देखिए 1919 ईस्वी में क्रांतिकारी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। तो किसके समय का शासनकाल में आया था? तो चेम्सफोर्ड के शासनकाल में आया था। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। उसके बाद देखिए संवैधानिक सुधार अधिनियम 1919 को 1 जनवरी 1921 को लागू किया गया था तथा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुआ था। उसके बाद देखिए खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी तथा असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। वह भी हुआ था 1919 में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन 1920 में चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था। आगे की SP सिन्हा को बिहार के गवर्नर पद पर नियुक्त किया गया गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय बने थे। 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था चेम्सफोर्ड के समय। उसके बाद 1920 ईस्वी में MN रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की गठन किया गया था। उसके बाद 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गया था। उसके बाद देखिए कि उसके शासनकाल के बाद कौन आया? चेम्सफोर्ड के बाद तो लॉर्ड रीडिंग आया था। 1921 से 26 के बीच रहा था। यह 5 साल तक रहा था और एकमात्र यहूदी वायसराय है। पूछेगा कि एकमात्र यहूदी वायसराय कौन है? तो वह है लॉर्ड रीडिंग है। इसके समय क्या हुआ था? केरल में मोपला विद्रोह हुआ था जो कि 1921 ईस्वी में शुरू हुआ था। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुआ था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रीडिंग के समय। उसके बाद प्रसिद्ध चोरी चौरा की कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ और परिणाम स्वरूप गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। किसके समय? तो वह भी लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। आगे की 1910 के प्रेस एक्ट एवं 1919 के रॉलेट एक्ट की समाप्ति हो गया था। आगे है कि 1922 ईस्वी में कलकत्ता में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था।
किसके समय शासनकाल में? तो वह लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। यह एकमात्र यहूदी वायसराय था। इसका शासनकाल 1921 से 1926 के बीच रहा था। और इसके शासनकाल में क्या हुआ था? 1922 ईस्वी में सर्वप्रथम ICS की परीक्षा लंदन एवं इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। उसके बाद 1922 ईस्वी में अकाली आंदोलन आरंभ हुआ, जो कि सिख गुरुद्वारों को ब्रिटिश समर्थक महंत में के चंगुल में मुक्त करने के उद्देश्य के लिए समर्पित था। अतः 1925 ईस्वी में गुरुद्वारों की देखभाल के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद प्रयागराज में किया था। कब किया था? 1923 ईस्वी में। उसके बाद देखिए कि 1924 ईस्वी में द्वैध शासन के मूल्यांकन हेतु मुड्डी मैन कमेटी का गठन भी हुआ था इसी के शासनकाल में। और उसके बाद 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था। और उसके बाद देखिए वर्ष 1924-25 में बाइकॉम सत्याग्रह आरंभ हुआ था। कहाँ से? तो केरल से था यह। अछूतों के मंदिरों में प्रवेश करने की मांग के लेकर त्रावणकोर राज्य में चलाया गया था। यह कहाँ? तो केरल में, याद रखिएगा। 9 अगस्त 1925 को प्रसिद्ध काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड भी इसी के समय हुआ था। तो काकोरी कांड भी किसके समय हुआ था? तो रीडिंग के समय हुआ था। रीडिंग के समय, लॉर्ड रीडिंग के समय। आगे की रीडिंग के कार्यकाल में मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़ एवं कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए थे। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद 1926 ईस्वी में आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी सरजानंद की हत्या भी हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ था। किसके शासनकाल में? तो वह हुआ था लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में, जिसे UPSC बोलते हैं। उसके बाद आया था कौन? लॉर्ड इरविन आया था। लॉर्ड इरविन, इससे पहले कौन था? रीडिंग का शासनकाल 1921 से 1926 तक रहा, जबकि लॉर्ड इरविन का शासनकाल 1926 से 31 के बीच में रहा था। इसके शासनकाल में क्या हुआ था? तो देशी रियासतों के संबंध में 1927 ईस्वी में हार्टवन बटला समिति की नियुक्ति हुई थी। और 1927 ईस्वी में भारतीय जल सेना अधिनियम आया था। किसके शासनकाल में? इरविन के शासनकाल में। इरविन के शासनकाल 26 से 31 रहा था। उसके बाद ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन दिसंबर 1927 ईस्वी में हुआ था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था, जबकि चला था कब? नवंबर 1927 में चला था। उसके बाद देखिए 1928 ईस्वी को लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन तथा इस संबंध में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। किसके शासनकाल में? तो वह इरविन के शासनकाल में। उसके बाद 1928 ईस्वी में कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की नियुक्ति किया गया था। 1928 ईस्वी में कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की नियुक्ति इरविन के समय किया गया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा किया गया था। किसके शासनकाल में? तो वह किया गया था इरविन के शासनकाल में। किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर झंडा फहराए थे। आगे की 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह द्वारा बटुकेश्वर दत्त द्वारा यानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका गया था। कब? 8 अप्रैल 1929 में। इस समय वायसराय कौन था? तो वह था इरविन था। उसके बाद देखिए कि 64 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात जतिन दास की मृत्यु 1929 में हो गया था। उस समय कौन था वायसराय? तो वह था इरविन था। उसके बाद 1929 ईस्वी में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुआ था। इरविन के समय ही हुआ था। उसके बाद देखिए 1929 ईस्वी में इरविन द्वारा दीपावली घोषणा किया गया था। दीपावली की घोषणा किसके शासनकाल में किया गया था? तो इरविन द्वारा किया गया था। कब? 1929 में। 1929 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हो गया था? 1929 में। किसके शासनकाल में? तो वह इरविन के शासनकाल में। उसके बाद देखिए कांग्रेस कार्य समिति ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस संपूर्ण भारत में मनाने के निश्चित किया था। इस दिन गांधी जी द्वारा तैयार पूर्ण स्वराज शपथ का वचन सभी लोगों को लेना था। किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा लेना था। क्या? तो पूर्ण स्वराज शपथ का वचन लेना था। उसके बाद देखिए 31 जनवरी 1930 को गांधी जी द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा 11 सूत्री मांग प्रस्तुत किया गया था। और कौन था उस समय वायसराय? तो वह था इरविन था। उसके बाद देखिए 13 फरवरी 1931 को भारत की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा ही किया गया था। तो 1911 में मांग किया गया था या घोषणा किया गया था, जबकि उद्घाटन कब हुआ था? तो 13 फरवरी 1931 को भारत की नई राजधानी दिल्ली के रूप में उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने चुने हुए 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा यानी मार्च का प्रारंभ किया, जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। इसी दिन से नमक सत्याग्रह
और सभ्य आज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ है। किसके समय? तो वह भी हुआ है इरविन के समय। उसके बाद देखिए नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो इरविन के समय किया गया था नवंबर 1930 में। उसके बाद देखिए मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में चला था। मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा जो चला था लॉर्ड इरविन के समय में चला था। उसके बाद 1930 में शारदा एक्ट पारित हुआ था। तो किसके समय हुआ था? तो वह भी हुआ था इरविन के समय। कब हुआ था? 1930 में। शारदा एक्ट क्या था? तो बाल विवाह था, बाल विवाह से संबंधित था। 5 मार्च 1931 को गांधी जी इरविन समझौता हुआ, यानी गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931। उस समय लॉर्ड इरविन कौन क्या था? तो वायसराय था। उसके बाद देखिए कौन आया? लॉर्ड विलिंगटन आया। कौन आया था? लॉर्ड विलिंगटन। इसका शासनकाल 1931 से 1936 के बीच रहा था। 1931 से 1936 के बीच रहा था। इसके शासनकाल में क्या हुआ था? तो लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1 दिसंबर 1931 में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1 दिसंबर 1931 में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी प्रतिनिधित्व किए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था? तो वह हुआ था 1 दिसंबर 1931 को। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड विलिंगटन था। उसके बाद देखिए 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड द्वारा सांप्रदायिक पहचान का घोषणा किया गया था। उसके बाद देखिए 24 सितंबर 1932 ईस्वी में गांधी एवं अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इस समय वायसराय कौन था? तो विलिंगटन था। उसके बाद देखिए दिसंबर 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था का आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 1932 में, दिसंबर 1932 में। तो इस समय वायसराय कौन था? तो वह भी उस समय कौन रहेगा? तो विलिंगटन रहेगा, क्योंकि यह 36 तक रहेगा। 1932 ईस्वी में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना देहरादून में किया गया था। 1932 ईस्वी में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना देहरादून में किया गया था। उसके बाद देखिए 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। कब किया गया था? 1933 ईस्वी में। किस विश्वविद्यालय में? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया था। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद देखिए 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया था। 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया था। उसके बाद देखिए इसके शासनकाल में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था, जबकि केंद्र में द्वैत शासन चालू कर दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो इस समय कौन था? तो विलिंगटन था। और उसके बाद देखते हैं इसके शासनकाल में क्या हुआ था। उसके बाद 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुआ था, विलिंगटन के समय हुआ था। जबकि 21 फरवरी 1936 ईस्वी को जॉर्ज पंचम का निधन तथा एडवर्ड अष्टम का राज्यारोहण हो गया था। उसके बाद कौन आया? तो उसके बाद आया था लिनिथगो, लॉर्ड लिनिथगो। इसका शासनकाल 1936 से 44 के बीच में रहा था। देखिए इसमें क्या क्या हुआ था। तो पहला प्रांतीय आम चुनाव 1936 से 37 ईस्वी में संपन्न हुआ था। किसके समय? लिनिथगो के समय, जिसमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, जबकि 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की तथा 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनाई गई थी। उसके बाद देखिए फैजपुर जो बंगाल में कांग्रेस का 50वां अधिवेशन दिसंबर 1937 ईस्वी में हुआ। यह गाँव में होने वाला कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद देखिए 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था। किसके समय हुआ था? तो वह हुआ था लिनिथगो के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद देखिए कि सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में किया था। त्रिपुरी कहाँ है? तो ये एमपी में है। के अध्यक्ष पद पर से त्यागपत्र दे दिया था, यानी सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष का पद से त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद देखिए 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था? 1939 ईस्वी में। उसके बाद देखिए 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। उसके बाद देखिए मई 1940 में विलिंगटन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बना था। विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कब बना था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बना था 1940 में, और 1940 में बना था। तो उस समय कौन था भारत का वायसराय? तो हुआ था लिनिथगो था। उसके बाद देखिए मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत पाकिस्तान की मांग की थी। कौन किया था? तो जिन्ना किया था, याद रखिएगा। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान मांग किया था। किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। उसके बाद देखिए 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। उसके बाद देखिए 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा पावनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा कहाँ से किया गया था? तो पवनार कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है, से आरंभ किया गया था। कब किया गया था? 17 अक्टूबर 1940 को। तो इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। जबकि
दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे ब्रह्मदत्त। चौथे कौन थे? तो वह थे प्यारेलाल। याद रखिएगा 4 को, क्योंकि पूछ देता है। आगे की 1941 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन हो गया था। 1941 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन हो गया था। किसके समय? लिनिथुओ के समय हुआ था। आगे 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। गांधी जी ने इसके निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। गांधी जी ने किसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो क्रिप्स मिशन को कहा था। कब आया था? 1942 में। उसके बाद देखिए 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति प्रारंभ हुआ था। इसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। उसके बाद देखिए 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, जबकि 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। उसके बाद देखिए मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन 1944 ईस्वी में बांटो एवं वापस करो का नारा दिया था। मुस्लिम लीग ने बांटो एवं वापस करो का नारा कब दिया था? 1944 ईस्वी में दिया था। किसके शासनकाल में? तो लिनिथुओ के शासनकाल में। लिनिथुओ का शासनकाल 1936 से 43 के बीच में रहा था। उसके बाद देखिए लॉर्ड बेबल आया था। कौन आया था? लॉर्ड बेबल 1944 से 47 के बीच आया था। इसका शासनकाल 1944 से 47 के बीच रहा था। देखिए इसमें शिक्षा सुधार हेतु सार्जेंट योजना आया था। कब आया था? 1944 में आया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड बेबल के द्वारा आया था। उसके बाद देखिए 1944 ईस्वी में सी राजगोपालाचारी ने CR फार्मूला प्रस्तुत किया था। CR फार्मूला किसने दिया था? तो सी राजगोपालाचारी ने दिया था। कब दिया था? 1944 में। उस समय वायसराय कौन था? तो बेबल था। उसके बाद देखिए बेबल योजना 1945 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आई थी, जिसमें क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बना था। एटली ने प्रथम बार प्रधानमंत्री 1945 में बना था। वह किस पार्टी से था? तो लेबर पार्टी से। और ये कहाँ का? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था। आगे की शिमला सम्मेलन का आयोजन 1945 में हुआ था। इस समय वायसराय कौन था? तो वह था बेबल, लॉर्ड बेबल था। उसके बाद देखिए आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमा चला था। किसके समय में चला था? तो लॉर्ड बेबल के समय। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये सबसे ज़्यादा दंगा कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था नोआखली। नोआखली कहाँ है? तो कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में है। उसके बाद देखिए 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। किसके समय? तो बेबल के समय। और 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन किया गया था। कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। उसके बाद देखिए 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत को जून 1948 तक सत्ता सौंप देगा। तो कब किया गया था? तो 20 फरवरी 1947 को। किसने घोषणा किया था? तो क्लेमेंट एटली, जो कि ब्रिटिश का प्रधानमंत्री बना था। कब बना था? तो 45 में बना था। और किस पार्टी से था? तो लेबर पार्टी से था। कब बोला था भारत को सत्ता लौटा देंगे? तो 1948 में। उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसके बाद इसके शासनकाल में क्या हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। तो ये सब किसके शासनकाल में हो रहा था? तो वह लॉर्ड बेबल के शासनकाल में। उसके बाद कौन आया? तो लॉर्ड बेबल का शासनकाल 1944 से 47 के बीच में था। उसके बाद कौन आया? तो 47 से 48 के बीच में लॉर्ड माउंटबेटन आया था। इसके शासनकाल में क्या होता था? लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। यहाँ से याद रखिएगा कि लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी और एवं वायसराय भी थे, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। आगे देखिए कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई थी, जिसमें भारत विभाजन की रूपरेखा किया गया था। उसके बाद देखिए 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था। यह 18 जुलाई 1947 को पास किया गया था। कब किया गया था? 18 जुलाई 1947 को पास किया गया था। उसके बाद देखिए विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा किया गया था। किसके समय? तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था, जबकि 14 अगस्त को कौन हुआ था? तो वह पाकिस्तान हुआ था। उसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन नियुक्त किया गया था। तो प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो माउंटबेटन हो जाएगा, जो कि स्वतंत्र भारत का था। उसके बाद देखिए रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। यानी सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमा रेखा, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा जो है किसके द्वारा किया गया था? तो सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में किया गया था, इसीलिए उसका नाम भी रेड क्लिफ पड़ा था। उसके बाद देखिए इसका शासनकाल किसका? माउंटबेटन का जो था कब से कब था? तो यह था 46 से 47 था। उसके बाद देखिए श्री राजगोपालाचारी आए 48 से 1950। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी थे। ये 26 जनवरी 1950 को लागू भारत के नए संविधान के अनुसार गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। तो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? तो वह बने थे
राजगोपालाचारी आया, पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? राजगोपालाचारी बने थे। अब भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी राजगोपालाचारी को कहा जाएगा। तो आज हम टोटल वायसराय यानी कि लगभग आपको हम 1773 से लेकर 1950 तक आपको कवर करा दें। जो गवर्नर जनरल वायसराय जो भी आए सबको आपको कवर करा दें, किसके शासन में क्या क्या हुआ। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, तभी जाकर आपको याद होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर इसको PDF आपको चाहिए तो इसका टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। ऐसे वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।